नमस्कार। आज सबसे पहले आप सभी को नवदुर्गा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज से नवरात्र शुरू हुए हैं और मेरे बहुत से मित्र लोग किस्सा गोई परिवार के, उन्होंने आज व्रत ज़रूर रखा होगा। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर आया हूँ। ये भी उसी वक्त की है जब पुलिस के पास संसाधन कम थे, अपराध और अपराधी सर पर चढ़कर बोल रहे थे। अलग अलग घटनाओं से आप इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि उस समय स्थितियां क्या रही होंगी, पुलिस की भी, अपराध की भी, अपराधियों की भी। आज की घटना 13 मार्च 1997 की है, 13 मार्च 1997। जगह है बलरामपुर हॉस्पिटल, जिला है लखनऊ। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। वहाँ पर एक बहुत ही सुरक्षित जगह है, पेइंग वार्ड कहते हैं इसको, वार्ड नंबर 2, आइसोलेशन वार्ड के ठीक सामने पेइंग वार्ड, वार्ड नंबर 2, जहाँ के बेड नंबर 19 पर एक मरीज जो कि बड़ा माफिया सरगना भी था, उसका नाम था चंद्रपाल यादव। इसको जानने के पहले एक उसका बैकग्राउंड भी ये समझ लें कि उस समय लखनऊ में 3 बड़े अपराधी, बड़े माफिया गिरोह थे। पहले को लीड करते थे सूरजपाल, उसका भाई था चंद्रपाल। दूसरा फूलचंद और उसका भाई सुंदर। तीसरा रमेश कालिया। ये उसी समय की बात है जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था। रोज के रोज इनके कारनामों से अखबार भरे रहते थे। ये बात, जो घटना मैं आज बता रहा हूं, वो 97 की है। अक्टूबर नवंबर 96 में लखनऊ के ही दिल कहे जाने वाले हजरतगंज थाने का एक इलाका है जिया मऊ। अब तो बहुत डेवलप हो गया है, उस ज़माने में ये लामाटीनियर के पास का थोड़ा कम डेवलप्ड इलाका हुआ करता था। वहाँ रहते थे जौनपुर से पूर्व विधायक, कई बार के विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता और कई बार के मंत्री श्री लक्ष्मी शंकर यादव। लक्ष्मी शंकर यादव की जिया मऊ में ही हत्या हो गई। बुजुर्ग थे बहुत और काफ़ी नाम था उनका अपनी पार्टी में। उनकी हत्या में नामजद हुए आजमगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अंगद यादव, और उसके साथ जो उनके स्थानीय माफिया सहयोगी थे, सूरजपाल और चंद्रपाल। यानी अंगद यादव, सूरजपाल और चंद्रपाल। सूरजपाल चंद्रपाल ये पूरा गिरोह चलाते थे और लखनऊ के रहने वाले थे, गोसाईगंज थाना क्षेत्र के। लक्ष्मी शंकर यादव की हत्या में ये 3 नामजद हुए और तीनों जेल भेज दिए गए, अंगद, सूरजपाल और चंद्रपाल। इसके पहले जो इन लोगों की राइवलरी थी, उसमें कई मर्डर हो चुके थे, लेकिन 96 में ही, यानी इस घटना के ठीक 1 साल पहले, मार्च 1996 में सूरजपाल और चंद्रपाल ने अपने राइवल ग्रुप फूलचंद यादव के सगे भाई शंकर को 20 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से फूलचंद पागलों की तरह घूम रहा था अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए। लखनऊ जेल में चंद्रपाल की तबीयत कुछ नासाज हुई। वैसे मैं बता दूं, उस ज़माने में बड़े बड़े जो अपराधी, बड़े माफिया, बड़े बाहुबली या बड़े पॉलिटिकल आदमी जब भर्ती होते थे तो भर्ती होने के साथ ही उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जेल उनको रास नहीं आती थी। वो एन केन प्रकारेण अपने आप को रिफ़र करा के बाहर किसी हॉस्पिटल में बाकी सज़ा या ज़मानत तक वो वहीं पर व्यतीत करना चाहते थे। इस चंद्रपाल के केस में क्या था ये मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये कहा गया कि इसको पेप्टिक अल्सर है और ये जानलेवा हो सकता है
इसलिए, और जेल में इसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए इसको जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच लखनऊ जेल से चंद्रपाल को 29 फरवरी संभवतः 29 फरवरी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसको बलरामपुर हॉस्पिटल एडमिट किया गया। पेइंग वार्ड में बेड नंबर 19 पर आकर ये स्थापित हो गए चंद्रपाल यादव। एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला ने इसकी सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र सिपाही इसके यहाँ लगा दिए। इसके बेड के पास ही वो अपना बेंच लगाकर बैठते थे। कारण उसका ये कि चूंकि भाई माफिया है, ये खुद भी माफिया है, ऐसा न हो भाग जाए। दूसरा, इससे कोई मिलने वाला ना आए, मुलाकाती ना आए। तीसरा, इसका राइवल गैंग इस पर कभी अटैक न कर दे। इन 3 कारणों से 2 सशस्त्र सिपाही उसको उस वार्ड में उसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। जैसा कि मैंने बताया, 13 मार्च को सुबह करीब 6:15 बजे एक सफ़ेद एम्बेसडर गाड़ी MRC 1847, इस पर 6 लोग अस्पताल के बाहर आए और उस वार्ड के बाहर जहां तक गाड़ी जाती है वहां अपनी गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो एक साथ वार्ड नंबर 2 में घुसे। जो दवाखाना है, दवाखाने के ठीक सामने इन वार्ड नंबर 2 और दवाखाने के बीच से एक रास्ता जाता है। उस रास्ते से वो लोग आए और दाहिनी तरफ से वो आए और सीधे 6 के 6 ने जाके चंद्रपाल को बेड नंबर 19 पर घेर लिया। चंद्रपाल उस समय सो रहा था। पहले उसके सिर से सटाकर 4-5 गोलियां मारी गईं। उसके बाद ताबड़तोड़ फायर किए गए उस अस्पताल के उस वार्ड में, ताकि कोई उनका विरोध न कर सके। हालांकि चंद्रपाल भी अपनी पूरी फौज के साथ वहाँ रहता था। बाहर जो मरीजों के अटेंडेंट्स के लिए शेड बने हुए हैं, उसमें उनके बहुत ढेर सारे लोग सो भी रहे थे और कुछ असलहों के साथ भी थे। उन्हें भी अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन घेर के उन्हें 20 गोलियां मारकर मौके पर ही, बेड पर ही, करवट बदलने तक का मौका नहीं दिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वार्ड नंबर 20 पर एक महिला थी उस समय, और आधे से ज़्यादा मरीज उस समय ऑक्सीजन पर या बहुत ही गंभीर स्थिति वाले भर्ती थे। उसका कहना था कि ये लोग दाहिनी तरफ से आए, घेर के खड़े हुए, फिर इत्मीनान से उसके सिर पर कई गोलियां मारी, फिर शरीर पर कई गोलियां मारी। वार्ड में दहशत का आलम यह था, वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बेड नंबर 10 पर राजकुमार यादव को सुई लगा रही थी एक अटेंडेंट, एक नर्स उसको सुई लगा रही थी। सुई उसकी बाह में धंसी हुई थी। उसको छोड़कर वो नर्स फर्श पर गिर गई, बेहोश हो गई। बाद में उसे उठाया गया जब पुलिस आई। चंद्रपाल की सुरक्षा में जो 2 सिपाही लगे थे, उनमें से एक के बारे में बताया गया कि वो बेड की एक वार्ड की एक खाली पलंग पर सो रहा था। जैसे ही गोली चली, वो सीधा भाग के बाथरूम में चला गया और वहां उसने भीतर से सिटकिनी बंद कर ली। दूसरा सिपाही भी मौका पाते ही दवाखाने की तरफ जो रास्ता है वहां से बाहर की तरफ भाग गया। ये सब वहां से हड़बड़ी में भागे, लेकिन तब तक गोलियों की आवाज़ से इनके लोग भी जग गए। चंद्रपाल के जो बाहर तीमारदारों के बने हुए शेड में सो रहे थे या जग रहे थे, उन लोगों ने दौड़ाकर कुछ ही दूर पर वेद कुमार, जो एसेलेंट था, जो हमलावर था, उसको पकड़ लिया। दूसरे हमलावर को वो दौड़ा रहे थे। आगे एक PAC की पिकेट लगी हुई थी रिवर बैंक कॉलोनी में। वहाँ पर उन लोगों ने दूसरे को पकड़ लिया। उसका नाम पराधीन पासी था। ये 2 मौके पर पकड़ गए, लेकिन काम उनका हो चुका था। पूर्व मंत्री अंगद यादव जो जेल में बंद थे, उनका बहुत ही खास ये फूलचंद था और उन्हीं के साथ वो जेल में बंद भी था।
घटना हो गई। घटना के बाद अखबारों में एक एक करके घटना के तार जोड़ने शुरू हुए। जांच दी गई, विवेचना शुरू हुई। हत्या कोई बड़ी बात नहीं थी, दोनों तीनों राइवल गैंग्स के बीच में कई हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। जगह ऐसी इंपॉर्टेंट थी कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी की हत्या की जा सकती है, क्योंकि 97 की इस घटना के पहले सिर्फ एक ही और ऐसी घटना अस्पताल के भीतर हुई थी जिसका पूरे देश में बहुत शोर हुआ था, जिसको जे हॉस्पिटल मर्डर केस या जे हॉस्पिटल शूट आउट कहते हैं। मुंबई का जे हॉस्पिटल, उस जमाने में मुंबई का जे हॉस्पिटल सबसे मशहूर हॉस्पिटल हुआ करता था। उसके बाद तो आजकल ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल मुंबई में आ गए हैं जहां आप किसी वीआईपी के, किसी बॉलीवुड के स्टार के भर्ती होने पर आप अक्सर उसको टीवी पर देखा करते हैं। लेकिन उस ज़माने में वो सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल वही था। 12 सितंबर 1992 को 24 लोग जिनके पास रिवॉल्वर, पिस्टल और AK-47 थी, वो जे हॉस्पिटल में घुस गए। वहां पर अरुण गावली गैंग का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर शैलेश हल्दानकर भर्ती था, जो अपना इलाज करने आया था, और उसके साथ भी मुंबई पुलिस के 2 सिपाही, सशस्त्र सिपाही उसकी सुरक्षा में लगाए गए थे। ये 24 लोग घुसे। इन्होंने AK-47 से शैलेश हल्दानकर की हत्या की। सिपाहियों ने विरोध करने की कोशिश की। दोनों सिपाहियों की भी दसियों गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वहां पर 2 अधिकारी भी मौजूद थे पुलिस के, उनको भी गोलियां मारी गईं, लेकिन सौभाग्य से वो बच गए। उसके अलावा वार्ड में भर्ती 10 अन्य मरीजों को भी गोलियां लगीं। इतना बड़ा हत्याकांड था यह। यह हत्या दाऊद इब्राहिम के साले इस्माइल पारिकर, जिसकी हत्या अरुण गावली के गैंग ने की थी, उसका बदला लेने के लिए की गई थी। सूचना उनको ये थी कि शायद अरुण गावली भी उस समय मौजूद होगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर 2 का उसका सहयोगी था उस गैंग का, उसकी हत्या कर दी गई। ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहली हत्या थी जिसमें किसी गैंग ने AK-47 का प्रयोग किया था। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके भी तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। शैलेश की इस हत्या में दाऊद इब्राहिम के साथ पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया जो आजकल जेल में है, ब्रिजेश सिंह, वो भी को-एक्यूज था, नामजद था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में सब इंस्पेक्टर रहे वीरेंद्र राय भी इसमें नामजद थे। वीरेंद्र राय बहुत बाद में पकड़ा भी गया, और ब्रिजेश सिंह कभी पकड़ा नहीं गया। जब पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस के हाथों पकड़ा गया, आज की तारीख में जेल में है। उस समय श्री प्रकाश के साथ सबसे ज़्यादा इनाम ब्रिजेश पर ही था। 97 की इस घटना के बहुत बाद, अभी 2-3-4 साल पहले गुड़गांव में इस तरह की हत्या हुई है। आप इसी से अंदाज लगा लें कि वहाँ पर हत्या करना, वैसे भी चूँकि वहाँ वैसे ही मरीज ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जो मौत से लड़ रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में जाके किसी एक को मौत की नींद सुला देना कितना गंभीर रहा होगा। घटना के बाद आरोपी गैंग की मदद करने का आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ADG रैंक के अधिकारी पर लगा। हालांकि वो अधिकारी अब दिवंगत हो गए हैं, नाम लेना उचित नहीं है। और ये भी आरोपित किया गया, ये सब अखबारों में आया, और ऐसा नहीं बहुत आया, कई कई दिन आया। ये कहा गया कि इसी अधिकारी को फूलचंद ने, जो इस मामले में या इस अपराध में नामजद हुआ था, वो और उसके गैंग के लोग, उसने मड़ियांव थाना क्षेत्र में करोड़ों की ज़मीन गिफ्ट कर दी थी इस अधिकारी को, और इन्हीं अधिकारी के संरक्षण में वो अपने भाई की हत्या के बाद उसने अपने गैंग का बहुत विस्तार किया और फिर इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा आरोपित था।
इस हत्याकांड को लेकर लखनऊ में सीनियर ऑफिसर्स के बीच में भी बहुत रार हुई, अखबारों में आई। सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के दो गुट, एक गुट जो हत्यारे चंद्रपाल के गैंग को समर्थन कर रहा था, दूसरा गुट जो सूरजपाल जेल में बंद था उसके गुट को समर्थन कर रहा था। एक की जांच दूसरे से कराना, दूसरे की जांच तीसरे से कराना, जांच बदलवा देना, आईओ चेंज करा देना, इस तरह की हरकत उस समय हो रही थी और पल पल की खबरें अखबारों में छप रही थीं। ये घटना पुलिस, माफिया और पॉलिटिशियन, इन तीनों के गठजोड़ का इससे पक्का और परफेक्ट उदाहरण नहीं हो सकता। अखबारों में ऐसे अधिकारियों के, नेताओं के इनके किस्से पट्टे पड़े थे। अगर इनका जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरे पास उस जमाने की पेपर कटिंग सुरक्षित है, जिसे मैं YouTube कम्युनिटी पर आज डाल दूंगा। कल भी मैंने डाला था, आज मैं डाल दूंगा। आप उसे पढ़ें जरूर और देखें कि क्या होता था उस समय, क्या चल रहा था उस समय, क्या हाल था उस जमाने में अपराध, अपराधियों और पुलिस का। बड़े माफिया गिरोहों का संरक्षण देने वाले पुलिस के बड़े अधिकारी हुआ करते थे। छोटे पुलिस अधिकारियों का या नीचे के अधिकारियों का क्या हाल रहा होगा, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। उस साल यानी 1997 में 3 बड़े पॉलिटिकल मर्डर भी हुए। बड़े नहीं, बहुत बड़े। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई। किसी समारोह में गए थे, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। तमाम आरोप प्रत्यारोप अखबारों में निकाले गए। बहुत सालों तक इसकी विवेचना चली। उसका क्या हश्र हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी हत्या 25 मार्च को ओम प्रकाश पासवान की हुई। ये भी पॉलिटिकल हत्या थी। गोरखपुर में एक चुनावी सभा के समय में उनकी हत्या हुई और बहुत ही विभत्स घटना थी। हमारे ख्याल से इतनी विभत्स और इस तरह के पॉलिटिकल मर्डर की घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत कम होगी। और उसी महीने में 31 मार्च को लखनऊ में वीरेंद्र शाही को शिव प्रकाश शुक्ला ने मार दिया। वीरेंद्र शाही और ओम प्रकाश पासवान के आपस में संबंध बहुत अच्छे थे। मैं उसी दौर की ये घटना बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप उससे अंदाज लगा लेंगे कि पुलिस कहां खड़ी थी, अपराधी कहां खड़े थे, अपराध कैसा हो रहा था। और मैं कोशिश करूंगा, वैसे इसमें से वीरेंद्र शाही की हत्या के बारे में मैं शिव प्रकाश के जो एपिसोड्स थे उसमें बता चुका हूं और कई बार बता चुका हूं। चूंकि इसी महीने में, जिस महीने की आज मैं घटना बता रहा हूं आपको, मार्च की 13 मार्च की, इसी महीने में 25 मार्च को ओम प्रकाश पासवान की भी हत्या हुई थी। कल मैं इस हत्या के बारे में भी बताऊंगा कि कितनी विभत्स तरीके से और किस तरह ओम प्रकाश पासवान की एक चुनावी सभा में हत्या हुई थी। चंद्रपाल की हत्या वहां हो गई। उसका भाई सूरजपाल जेल से गैंग चलाने लगा और बाद में एसटीएफ बनने के बाद सूरजपाल का एनकाउंटर एसटीएफ ने, हम लोगों की टीम ने देहरादून में किया। सूरजपाल के मरने के बाद उसका भाई विजयपाल, उसने गैंग की कमान संभाल ली और बाद में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वो भी मारा गया और ये पूरा गैंग खत्म हो गया। रमेश कालिया, जिसका मैंने जिक्र किया, वो भी एक एनकाउंटर में मारा गया। अति संवेदनशील, अति सुरक्षित क्षेत्र में, अस्पताल के भीतर, जिस वार्ड में आधे से ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया हो, किसी को उसी के बेड पर घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया जाए, ये साधारण घटना नहीं थी।
अखबारों में घटना के बाद जिस तरह अधिकारियों की छीछा लेदर हो रही थी, बहुत बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की, उससे पूरे सिस्टम की सड़ांध सामान्य जनता और हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी भी महसूस कर रहे थे। पत्रकार बंधु और बाकी जो लोग मिलने जुलने वाले थे वो कुरेद कुरेद के इस घटना के बारे में पूछते थे। अच्छा, तो उनका क्या था रोल? पूरा पूछ पूछ कर मजा लिया करते थे, लेकिन हम लोगों के होंठ सिले हुए थे। वरिष्ठ अधिकारियों का मामला था, हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते थे। और ये वही दौर था जब मैंने पुलिस में सबॉर्डिनेशन का भार सबसे ज़्यादा महसूस किया था। उसी कालखंड में उससे ज़्यादा सबॉर्डिनेशन का भार कभी मैंने या मेरे साथ के लोग जो वहाँ थे उन्होंने महसूस नहीं किया था। आप भी जब उसको पढ़ेंगे, जो मैं YouTube कम्युनिटी में पेपर कटिंग डाल रहा हूँ, मुझे मिल गई हैं, आप भी उसे पढ़ के इसका अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हाल रहा होगा। आज की घटना को अगर एक लाइन में, एक कहावत में अगर समेटा जा सकता है तो वो यही है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। ये था वो दौर। 95, 96, 97 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे 98, 99 और 2000 पर आऊँगा। लेकिन वर्तमान में ये सब संभव नहीं है। उसके बाद मुझे याद नहीं है कोई ऐसी घटना हुई हो किसी बड़े ज़िले में, उत्तर प्रदेश में, जहां हॉस्पिटल में घुस के किसी मरीज की हत्या की गई हो। बाहर मैंने बताया, हरियाणा की एक घटना टीवी पे मैंने बहुत देखी थी। एक आध जगह की और घटना हुई, लेकिन ये सब पिछले 3-4 सालों की हैं। दूसरी बात मैं और ये बता दूं कि जो एम्बेसडर कार, उसका नंबर, कितने लोग थे, किस तरह से गोली चली, ये सब प्रत्यक्षदर्शियों का आई विटनेस अकाउंट था। हॉस्पिटल में कोई सीसीटीवी नहीं लगी थी। आने जाने निकलने के रास्तों पर कोई सीसीटीवी नहीं लगी थी। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, मैंने आपको बता दिया। जो आई विटनेस ने बता दिया, जो प्रत्यक्षदर्शी ने, पुलिस वहाँ भाग भाग के यही पूछती थी उस समय, यहाँ कौन था, यहाँ कौन था, क्या देखा तुमने, क्या देखा, तुम्हारे सामने क्या हुआ, तुमको कैसे पता लगा। इस तरह के सवाल करके और कड़ियों को जोड़ के घटना के बारे में पता करती थी। एम्बेसडर, उसकी गाड़ी का नंबर, कितने लोग थे, कहाँ से गए, कैसे कैसे पहुँचे, इन सब का डिटेल आई विटनेस अकाउंट से है। बाकी कोई एविडेंस किसी तरह की नहीं थी। इस मुकदमे का भी क्या हुआ मेरे संज्ञान में नहीं है। लखनऊ के बहुत ही हमारे मित्र हैं जो देखते हैं, अपनी टिप्पणियां करते हैं, अगर किसी के संज्ञान में हो तो बता दें। जैसे पिछली 2-3 घटनाओं के बारे में हमारे किस्सा गोई परिवार के बहुत ही जिम्मेदार लोगों ने फाइनल रिजल्ट भी बता दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में अब क्या हुआ, अदालतों में या जब ट्रायल हुआ तो क्या हुआ, उसके बारे में भी अगर किसी को जानकारी होगी तो वो ज़रूर बताएंगे। हमारे ख्याल से आप, जो मैंने आपको बताया, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, इससे आप सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।